जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंशिएंट हिस्ट्री में हम आज 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है संगम काल। संगम पीरियड में ऐसा नहीं है कि किसी एक वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। संगम पीरियड में हम दक्षिण भारत में कई अलग अलग शासक थे, कई अलग अलग वंश थे जो शासन किए, हम उनके बारे में समझने वाले हैं। इसके साथ ही वहाँ के राजपाट, वहाँ की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति किस टाइप से थी, इनको भी समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें संगम काल के बारे में कहाँ से पता चला। देखिए, दक्षिण भारत के बारे में अगर हमें पता करना होता है तो हमारे पास केवल एक ही चीज है, वो है संगम साहित्य। इसी से हमें संगम काल के बारे में या दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है। बात करते हैं कि आखिर इसका नाम संगम साहित्य क्यों पड़ा। देखिए, संगम का मतलब उस टाइम पर परिषद, काउंसिल जैसे होता है, काउंसिल या गोष्ठी होता था, और इसमें कई सारे तमिल कवि होते थे और विद्वान हुआ करते थे। ये लोग मिलकर के एक संगम बनाए हुए थे, या यूं कह सकते हो कि एक परिषद का निर्माण करते थे। अब क्या है कि इसमें जितने भी टाइप के कवि रहा करते थे, लेखक रहा करते थे, जब अपनी कविता लिखते थे या कुछ किताब, जीवनी, कुछ भी लिखते थे, तो ये लोग क्या करते थे कि इस संगम में या इस काउंसिल के सामने उसे प्रस्तुत किया करते थे कि आप देखिए, हमने जो लिखा है सही है, गलत है या नहीं। और उसके बाद ये काउंसिल उसे अप्रूवल दिया करती थी। अप्रूवल देने के बाद ही वो लोग इसे पब्लिश कर पाते थे। इस तरीके से इसका एक सिस्टम चलता था। तो जो संगम साहित्य की हमने बात की थी, तो यहाँ पर जैसे कि जिन बुक्स को और जिन कविताओं को इन लोगों ने अप्रूवल दिया, उन्हीं का जो कलेक्शन है वो संगम साहित्य कहलाता है। हमने बात किया कि संगम एक टाइप की परिषद थी जिसमें कई सारे लेखक रहे हैं और कवि रहते थे, विद्वान रहते थे। उनमें से जो कवि और लेखक थे, कुछ भी नई रचना करते थे, उनको अप्रूवल के लिए इस परिषद के सामने आना होता था। जब वो परिषद अप्रूव कर देती थी तो ही उसके बाद उसे पब्लिश कर सकते थे। अब इन सब के लिए, इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जाहिर सी बात है एक बैठक होगी, और इस टाइप की जो बैठकें होती थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा के काल में ही रहा होगा। मतलब कि कोई ना कोई राजाओं का वंश तो चलता ही रहा होगा। इसी टाइप से 3 संगम हुए, मतलब कि 3 परिषद की बैठकें हुई, जिनमें कई सारे लेखक, कवि के जो लेख रहे हैं, रचनाएं थी, उनको अप्रूवल दिया गया था। और ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। पहला संगम हुआ और ये पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरा में किया गया था। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी और इन्होंने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति और सभ्यता का काफी प्रचार प्रसार भी किया। इस संगम में टोटल 549 सदस्य थे और इसमें लगभग 4499 लेखक और ने अपनी रचनाओं को, अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया कि उसे अप्रूव कर दे। उसके बाद संगम ने उसे अप्रूव किया, मतलब कि परिषद ने उसे अप्रूव कर दिया, और उसके बाद लेखकों ने और कवियों ने अपनी रचनाओं को पब्लिश किया। लेकिन अब देखा जाता है कि इस संगम से रिलेटेड अभी हमें किसी भी टाइप से कोई चीज नहीं मिली हुई है। इसके बाद दूसरा संगम हुआ और ये कपाटपुरम में हुआ। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। इस संगम में लगभग 3700 रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया और उन्हें अप्रूवल भी मिला। लेकिन इनमें से अभी केवल एक ही पुस्तक है या एक ही रचना है जिसका नाम है तोल्कापियम। इसी से दूसरे संगम के बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। इसके बाद है तीसरा संगम, और इसका जो आयोजन है वो पांड्य राजाओं ने अपनी राजधानी मदुरा में की। मतलब कि पहला संगम और तीसरा संगम ये दोनों मदुरा राजधानी में हुआ। इसकी अध्यक्षता नक्कीर ने की। इस संगम में लगभग 449 कवियों ने अपनी रचनाओं को अप्रूवल मांगा और प्रकाशित भी किया। इससे रिलेटेड सभी जितने भी रचनाएं हैं वो अभी भी हमारे यहाँ, हमारे बीच में अवेलेबल हैं। संगम साहित्य जितनी भी हमारे पास अभी अवेलेबल है, उन्हें 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है पत्थुप्पातु, दूसरा है इथुत्थोके और तीसरा है पदिनेन कील कनक्कू। सबसे पहले बात करते हैं पत्थुप्पातु की। तो इसमें लगभग 10 छोटी छोटी जो कविताएं हैं उनका कलेक्शंस है, और इसमें से हमें पांड्य राजा नेदुजेलियन और चोल राजा करिकाल, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पदिनेन कील कनक्कू। इसमें 18 छोटी कविताओं का संकलन है या इसको इकट्ठा किया गया है।
और इसमें हमें तिरुवल्लुवर द्वारा एक तिरुकुराल और कुराल इसकी रचना की गई थी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है इथुत्तोके। इसमें 8 कविताओं का संग्रह या कलेक्शन किया गया है और इसमें हमें उस टाइम के राजाओं के बारे में और वहाँ के समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा संगम काल में जब ये संगम हो रहे थे तो उसी टाइम पर महाकाव्यों की भी रचना की गई थी और उनमें से ये 5 महाकाव्य हैं जिनसे हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं उस समाज के, वहाँ के राजपाट के बारे में। एक है शिल्पाधिकारम, दूसरा है मणिमेखलय, तीसरा है जीवक चिंतामणि, चौथा है वलयपति और पांचवा है कुंडलकेशी। सबसे पहले बात करते हैं शिल्पाधिकारम के बारे में। जो तमिल जनता है, जो लोग तमिल जानते हैं, तमिल को मानते हैं, वो लोग इस पुस्तक को, शिल्पाधिकारम को, इस महाकाव्य को राष्ट्रीय काव्य मानते हैं। इस महाकाव्य की रचना चेर शासक सेनगुट्टुवन के भाई इलांगो आदिगिल ने की थी और शिल्पाधिकारम में नायक और नायिका है। नायक है कोवलन और नायिका है कड़ग्गी और इसी में पत्नी पूजा का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है मणिमेखलय। कहा जाता है कि जहां पर से शिल्पाधिकारम खत्म होता है वहीं से मणिमेखलय स्टार्ट होता है और इसकी रचना एक बौद्ध व्यापारी हैं सितलेस्तनार, उन्होंने की थी। इसके बाद है जीवक चिंतक मणि। इसके लेखक हैं तिरुत्तक देवर। ये जैन धर्म को मानते थे और इसमें एक राजकुमार, जीवक नाम के राजकुमार का वर्णन है जो कि 8 शादियां करता है, 8 विवाह करता है और अपने लाइफ में सभी टाइप के सुख भोग लेने के बाद ये अपने परिवार को त्याग देता है और जैन धर्म को अपनाकर संन्यास ग्रहण कर लेता है। 8 शादियां करने की वजह से इसे विवाह ग्रंथ या मणनूल ग्रंथ भी कहा जाता है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत में बस रहे या राज कर रहे राजाओं के बारे में भी पता चलता है। चोल राजा, चेर राजा, पांड्य राजा। सबसे पहले बात करते हैं चोल राजा के बारे में। संगम काल में जितने भी राजा थे उनमें सबसे ज्यादा संपन्न, मतलब इनके पास सभी कुछ था, धन दौलत ऐश्वर्य से लेकर सभी सारी चीजें, वो थे चोल राज्य। और इसकी सीमाओं की बात करें तो पेन्नार नदी से लेकर के वेल्लार नदी के बीच जितने भी जगह थे वो सभी चोल राज्य के थे। इसके राज चिन्ह की बात करें तो बाघ था और चोलों की सबसे पहले राजधानी मनलूर थी। उसके बाद राजधानियां बदलती रहीं, बाद में उरैयूर हुआ और तंजावुर हुआ। तो ये तीनों राजधानियों के नाम आपको याद रखना है। संगम काल में जब चोल राज्य चल रहा था तो उस टाइम पर इसका सबसे फेमस शासक था करिकाल और करिकाल ने अपने टाइम पर चेर राजा और पांड्य राजा इन दोनों को हराया था। करिकाल ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मण मतानुयायी था और उसे ही अपने राजकीय संरक्षण भी दिया था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर एक बांध का निर्माण करवाया था और पुहार पत्तन का भी निर्माण करवाया था। पेरुनुन पादे ये ग्रंथ टाइप का है। इसमें करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है, मतलब करिकाल को संगीत में, म्यूजिक में सबसे ज्यादा प्रेम था और वो उस चीज को बढ़ावा भी देता था। उसके बाद धीरे धीरे करके चोलों की जो शक्ति है वो निर्बल पड़ने लगती है और चोलों का पतन होने लगता है। इसके बाद बात करते हैं चेर राजाओं के बारे में। दक्षिण भारत में जो दूसरा राज्य था वो चेरों का राज्य था। जैसे कि आज का जो केरल है वो चेर का राज्य था और ये कोयम्बटूर के कुछ क्षेत्र से लेकर के सलीम तक फैला हुआ था। इस वंश का राजा था उदयनजेरल नेदुंजेरल आदन। उदयनजेरल का बेटा था नेदुंजेरल और नेदुंजेरल ने अपने टाइम पर अपनी राजधानी मरंदे बनाई थी। इसने कुछ युद्ध किए थे जिसमें अपने शत्रुओं को हरा दिया था, जिसके बाद उसने अपने आप को एक उपाधि दी थी, अधिराज की उपाधि। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था, फेमस था सेनगुट्टुवन, जो कि नेदुंजेरल का पुत्र था। ये एक वीर योद्धा था और एक सेना नायक भी था। इसी के टाइम पर पत्नी पूजा, कड़ग्गी की पूजा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। चेर वंश का अंतिम राजा था सेइये और इसी के टाइम पर पांड्य राज्य में एक राजा था नेदुंजेलियन। इसी ने चेर राजा सेइये को हरा दिया और उसके बाद चेर राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है पांड्य राज्य। पांड्य राज्यों के बारे में हमें मेगस्थनीज की इंडिका से जानकारी मिलती है और मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में बताया था कि जो पांड्य राज्य था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और इस राज्य के शासन की जो बागडोर थी वो स्त्रियां संभालती थी। उस टाइम पर जो पांड्य राज्य था, उस टाइम पर जो कावेरी नदी थी उसके दक्षिणी एरिया में पांड्य राज्य फैला हुआ था। और आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो जैसे कि जो मदुरा है,
तिन्नेवाली है और त्रावणकोर है, यहाँ तक पांड्य राज्य फैला हुआ था। पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरा। इस राज्य का सबसे फेमस शासक था नेंडुजेलियन, जिसने चेर राज्य के अंतिम शासक की हत्या कर दी थी और चेर राज्य को समाप्त कर दिया था। वैसे तो ये बहुत कम समय में इसने पूरे राजपाट को संभाला, लेकिन जल्द ही इसने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वो राजा बनने के लायक है। नेंडुजेलियन ने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों के समूह को पराजित किया और उसी से उसका नाम हुआ था। मदुरै कांजी नामक एक रचना है जिसमें मदुरा और पांड्य से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन है, जिसमें नेंडुजेलियन के बारे में भी बताया गया और उसमें उसे कुशल शासक की तरह बताया हुआ है। इसके साथ ही कई सारे ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि जो नेंडुजेलियन था, पांड्य राजा, ये किसानों और व्यापारियों के लाभ के लिए बहुत सारे काम किए थे। इसके अलावा ये विजेता था, शक्तिशाली था और काफी विद्वान भी था और विद्वानों को आश्रय भी दिया था। अब हम बात करते हैं संगमकालीन शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए, संगम काल में जितने भी शासन व्यवस्था थी उनमें ज्यादातर से वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था थी और जिसमें राजा को सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त थी, वो सबसे ऊपर था और जनरली राजा प्रजा हित में काम करता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि जो राजा थे वो धर्म को, साहित्य को, कला को, इनको संरक्षण देते थे। लेकिन एक चीज संगम साहित्य से ये भी पता चलता है कि उस टाइम पर उत्तराधिकार का नियम नहीं था। इस वजह से जितने भी उत्तराधिकार थे एक दूसरे से युद्ध करते थे। युद्ध के बाद जो जीतता था वही राजा बनता था। शासकों के बारे में बात करें तो ये लोग जनरली ब्राह्मण मतानुयायी थे और अपने यहाँ ब्राह्मणों को ही प्रशासन में जो ऊंचे ऊंचे पद थे, पोस्ट थे, उनमें नियुक्त किया करते थे। कई सारी सुविधाएं भी दी जाती थी। संगम काल में जो राजा हुआ करते थे, इनकी अपनी राजधानी में एक राज्यसभा हुआ करती थी जिसे ये लोग नालवय कहते थे। संगम काल में जो राजा थे, इनके आय का मुख्य स्रोत था वो था कृषि। कृषि और व्यापार से ही ये लोग उन्नत हुए थे और ये लोग जो टैक्स लगाते थे वो लोग भूमि पर ही लगाते थे और जो टैक्स लेते थे वो नगद भी ले लिया करते थे और अनाज के रूप में भी ले लेते थे। इसके अलावा जब युद्ध किया करते थे, लूट किया करते थे, तो उससे भी जितने भी धन मिलता था वो ज्यादातर से राजकोष में दिया जाता था। संगम टाइम में जो राजा हुआ करता था वो सबसे पहले प्रधान या हेड हुआ करता था, न्यायाधीश या जज के रूप में। और जब राजा का जो न्यायालय होता था उसे मनरम कहा जाता था। राजा जहां पर रहता था उसके लिए कई सारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी, तो जनरली वहां पर राजा के जो निवास स्थान है उसके रक्षा के लिए महिलाओं को नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा संगम काल में जलघड़ी का भी प्रयोग किया हुआ मिलता है। वहां पर समय देखने के लिए जलघड़ी का यूज करते थे। अब बात करते हैं संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो इस टाइम पर धीरे धीरे करके यहाँ के जो राजा थे वो आर्यकरण में परिवर्तित हो रहे थे, चेंज हो रहे थे और ये लोग वैदिक यज्ञ करने लगे और जो वैदिक काल में जो संस्कृतियां थी उन संस्कृतियों को फॉलो करने लगे और धीरे धीरे करके ब्राह्मणों को ये मानने लगे थे, उसी धर्म को मानते थे और उन्हीं लोगों को सम्मान भी देने लगे थे। और ब्राह्मणों को दान में भूमि, घोड़े, रथ, हाथी और कई सारे सोने की जो मुद्राएं थी वो इन लोगों ने दान किए। इस टाइम का संगम काल में भी जो समाज था वो समाज वर्ग भेद था, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था। इसके अलावा भी कई टाइप के वर्ग रहते थे। इनमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचे स्थान पर मिला था। इसके अलावा सेकंड में था वेल्लार। ये लोग कृषि का काम किया करते थे। इसके बाद नेक्स्ट था वेनिगर। ये व्यापारियों के लिए ये शब्द यूज किया जाता था और इनकी स्थिति समाज में कुछ खास अच्छी नहीं थी। और नेक्स्ट था पुलयन। ये दस्तकारों के लिए ये शब्द यूज किया जाता था और इनका काम था रस्सी, पशु के चमड़े से चरपाई और चटाई बनाने का काम था। अब बात करते हैं संगमकालीन अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के बारे में। संगम काल में दक्षिण भारत की जो भूमि थी उसको बहुत उर्वर बताया गया था, मतलब कि वो काफी उपजाऊ था। वहां पर कोई भी फसल आसानी से हो सकती थी, जिनमें से सबसे ज्यादा अनाज उगाया जाता था और वो अनाज थे धान, गन्ना, रागी और जौ। ये प्रमुख फसलें थी जो वहां पर उगाए जाते थे। इसके अलावा मांस और मछली भी थी जो पर्याप्त मात्रा में उनके पास थी। संगम काल में जब चेरों का राज्य चल रहा था तो उस टाइम पर उनके टाइम पे काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल ये उनके शासन में काफी मशहूर था। चोलों के राज्य में कावेरी नदी का जो जल है उसका उपयोग ये लोग खेती के लिए और सिंचाई के लिए करते थे। संगम काल में कृषि राजकोषीय आय के लिए काफी अच्छी व्यवस्था थी। इसके अलावा बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार भी किया जाता था।
समुद्र तटीय होने के कारण विदेशी व्यापार भी होता था। बड़े बड़े बंदरगाह भी इस काल से मिले हुए हैं, जैसे कि तोंडी, मुशीरी, पुहार, शालियूर, ये सब बंदरगाह हैं जो उस टाइम पर अवेलेबल थे। जहाज के मरम्मत के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था थी। पांड्य राज्य में जो घोड़े थे वो विदेशों से मंगाए जाते थे, और जो यवन व्यापारी थे वो अपने जहाजों से यहाँ पर सोना लाते थे और अपने साथ काली मिर्च, मोती, रत्न और पर्वतों से कई सारे बहुमूल्य वस्तुएं मिलती थी। उन वस्तुओं को वो अपने साथ यवन लेकर के जाते थे। इसका मतलब ये भी है कि हम काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, मलमल, रेशम, कपड़े और कीमती पत्थर से बने जितने भी सामान थे उनको हम निर्यात किया करते थे। और हमें ये भी पता चला कि हम सबसे ज्यादा उस टाइम पर रोमन राज्य के साथ व्यापार किया करते थे। संगम साहित्य से पता चला कि ये दक्षिणी भारत में ये चोलों का राज्य था, ये चेरों का राज्य था और ये पांड्य राज्य। अगर हम आज के साथ तुलना करें तो ये तमिलनाडु वाला एरिया, ये केरल वाला एरिया और ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पर हमारा संगम काल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं।